हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सर हिंदी इंग्लिश करा दीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पेपर्स जो मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हम 2 से 3 दिनों में यानी कि 4 दिनों में सुबह और शाम करके हम वीडियो डाल करके आपका हिंदी का कंटेंट ख़त्म कर देंगे और आपको बस रही कि क्वालिफाई करना है। अतः ज़्यादा डीपली की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आप क्वालिफाई करिए। 9 नंबर्स आपको मंगाने हैं। हम यहाँ से 2-4 दिन के अंदर आपको इतने रिपीट्स में ला देंगे कि कम से कम 16-17 आप ज़रूर लाने लगिएगा, ठीक है। इसलिए जीएस पर आप ज़्यादा मतलब जो आपकी कंटेंट है, जो आपकी मेंस है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसी संबंध में बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि 1, 2 और 3 जो कैंसिल हुआ, उन सब में जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं चीज़ों को हम निकाल करके लेकर आए हैं। इनको आराम से आप एक एक करके समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। 2-2 वीडियो कम से कम हम 3 दिन के 4 दिन के अंदर डाल देंगे और सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? अगर प्रश्न पूछता है तो हिंदी के सही जो उद्भव का सही क्रम है, तो सबसे पहले देखिए पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और क्या अवहट। और जब हिंदी जो है वो किस भ्रंश का है, तो सबसे पहले अपभ्रंश का है, ठीक है। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? सबसे पहले पाली रूप में, फिर प्राकृतिक में चेंज हुआ, फिर अपभ्रंश में, अब उसके बाद अवहट रूप में आया, ठीक है। अब रहता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा था। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का जो काम किया वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या अब तक अगर हिंदुस्तान में हिंदी की अगर देखा जाए जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सबको समेट करके लेकर के आ गए हैं। आइए देख लेते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो सबसे पहले था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अब कह रहा है साहित्यिक हिंदी को अपभ्रंश की साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? ऐसे में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से जाना था। यूजीसी नेट जीआरएफ 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट कोई बात नहीं है, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो अपभ्रंश के उत्तरकालीन यानी अपभ्रंश के बाद आने वाली जो काल होता है हिंदी का, उसको हम अवहट के नाम से जानते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा और कुछ भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस, ध्यान से आप देखते चलिएगा, प्रश्न आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसको बिल्कुल आप कंफर्म होकर के देखते चलिएगा, कुछ भी ज़्यादा समस्या नहीं लेना है और बस यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, ये आपके पास प्रश्न है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और देख लीजिएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, उसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, सही आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर कितना, बी, इसका याद रखिएगा राजस्थानी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, राजस्थानी का। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी अगर उसके मध्य के बीच का समय अगर पूछा जाता है एग्जाम्स में तो याद रखिएगा उसको संक्रांति काल के नाम से जानता है, संक्रांति काल। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को हम लोग संक्रांति काल के नाम से जानेंगे। आइए देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किसको पुरानी हिंदी के प्रथम कवि उन्होंने माना था? 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज को जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना था। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहने का जो श्रेय है वो जाता है रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा था। आइए देख लेते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? एकदम ध्यान रखिएगा, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अगर ये क्वेश्चन पूछ देता 9वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राचर। याद रखेंगे, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, उस कंडीशंस में आप इसको ब्राचर के नाम से जानेंगे। तो 9 क्वेश्चन हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आप एक एक करके कंटेंट को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन, यानी 3 दिन काफ़ी आपको हिंदी के, और उस आंकड़े को आपको पीछा करा देना कि जो 9 अंक होते हैं उसके 15, 16, 17 तक तो आपको जरूर पहुंचा देंगे। बिहारी, बांग्ला,
उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ऐसे में आप 10वीं का ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, मागधी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव जो है वो अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? प्रश्न है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो पूर्वी हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल कंटेंट पर बने रहिएगा, थोड़ा सा भी हिलिए डुलिए नहीं कीजिए। और एक दिन जो जाने से 2 दिन पहले हम आपको दो सेट एक ही दिन में करा देंगे और उसमें आप अपना आंकड़ा मिला लीजिएगा, सुमेलित कीजिए। देख लीजिएगा, सुमेलित करना है आप लोगों को। 12वीं का आपके पास प्रश्न आपके सामने है, तो सुमेलित करने की चीज़ें हैं, तो आप सुमेलित करते रहिएगा। ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग करेंगे, बट कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आगे क्वेश्चंस देख लीजिए, ज़्यादा सुमेलित करने पर चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, क्वेश्चंस आप अपना ध्यान देखिएगा। सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भाषा निम्नलिखित में से क्या कहलाएगी? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भाषाएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, इनको हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भाषा के नाम से जानेंगे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है? तो सिंधी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो सिंधी भाषा अगर पूछ दिया जाए कि सिंधी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है, तो उस समय ब्राचड़ अपभ्रंश आप इसका सही आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा, जिसको दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा जिसको दोहा कहते हैं मूलतः किस भाषा का छंद लिया गया है यहाँ पर? तो उस कंडीशन में 15वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपभ्रंश। दोहा मूलतः किस भाषा के छंद है? तो अपभ्रंश की है। ठीक है, अगला 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको और इधर करने की जरूरत है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अगर पूछ दिया जाए कि किस भाषा से हुआ है, तो उस कंडीशन में 16वें का ऑप्शन नंबर सी यानी अपभ्रंश कहिएगा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? तो अपभ्रंश इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये आपके पास रहेगा कि 17 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा और इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस कंटेंट को ध्यान रखिएगा, आपको ऑटोमेटिक देखिएगा, आप पास कर जाइएगा। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी जो शब्द है दोस्तों, वह स्वयं में एक हिंदी का शब्द नहीं है, वो किसी दूसरे भाषा से लिया गया है। 17वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी। तो हिंदी किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी जो भाषा है वो ऑलरेडी हिंदी शब्द जो है वो फारसी से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी जो साहित्य है उसमें भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबान ए हिंदी। दिखाई दे रहा ना, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में अगर देखा जाए तो भारतीय भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अरबी और फारसी लोगों ने भारतीय भाषा को जबान ए हिंदी के नाम से वो पुकारे हैं। ठीक है, 18वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? तो 19वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो का। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से आप किसे द्रविड़ परिवार की भाषा के नाम से जानेंगे? 20वें का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम जिसने रचना किया उस कवि का नाम क्या है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो है। 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला जो नाटक है उसमें खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो याद रखिएगा, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो राजा लक्ष्मण सिंह। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके डिमांड बचे कि हाँ सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश करा दीजिए, तो हमारे पास पेपर्स है, उसको मैं करा दूंगा। अगर आपका डिमांड रहा तो आप हमें कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि सर प्रीवियस ईयर का हिंदी और इंग्लिश करा दीजिएगा, तो उस वीडियो को भी कल हम आपको लेकर के चले आएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से हमारे पास आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। बस चैनल
को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपके काम होते रहेगा। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? प्रश्न है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे मेरठ में। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मेरठ में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो याद रखिए जनपदीय हिंदुस्तानी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? दोस्तों जितने भारी चीजें हो रही है ना बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे जा सकते हैं, उन भारी चीज़ों को हम पहले निकाल रहे हैं, यानी कि ये सही भारी हो सकते हैं। अब देखिए संधि करना, समास करना, शुद्ध है, वर्तनी है, ये तो आप कर लीजिएगा, लेकिन साहित्यिक वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना उसके इतिहास से, वही क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले इसको करा रहा हूँ। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम सागर में। याद रहे खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं माना जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह जो है वे भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के लिए रूप में नियुक्त किया गया था? 27वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 1903 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है कि नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये वो वीडियो हैं जो आपको कॉमन सभी कंपटीशंस में जिसमें हिंदी होती है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा फोकस करिएगा इसमें। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर डी यानी रामचंद्र शुक्ल नहीं है। अगर बात करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, देख लेंगे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी से संबंधित, तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी आप सभी जानते होंगे। 32 का ऑप्शन नंबर एक बार ऑप्शन आने जा रहा है कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की उपभाषाओं की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्याएं कितनी है? 5 है, याद रखिएगा। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है कि अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था, ये आपके पास प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अर्धमागधी से। कहता है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की आप नहीं मानेंगे। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वी हिंदी का एक रूप बिहारी नहीं है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से कौन जो है पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आएगा? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधि नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी हिंदी की अगर बोली पूछा जाए तो उस कंडीशंस में याद रखिएगा इनकी संख्याएं 5 होती है। ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बोली में कौन कौन से आता है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अवधी, बघेली और क्या छत्तीसगढ़ी। देख लेंगे, आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली जो बोलियां हैं वो किनसे संबंधित आप रखेंगे? तो 39 का ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, बिहारी हिंदी का। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां जो है वो बिहारी हिंदी का एक रूप मानी जाती हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिएगा और कहिएगा तो 40 से 50 क्वेश्चंस करीब करीब कर देते हैं। आगे देखते चलिएगा। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे उत्तरी राजस्थानी का रूप है। आगे चलते हैं। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो मैथिली में साहित्य का सृजन करने वाले रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 41 का सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। याद रखेंगे ये
राजकीय कवि के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। कहेगा पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी का नाम अगर पूछ दिया जाता है कि पूर्वी राजस्थानी का एक नाम क्या है, तो 42वें का सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? 43वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा इसका सही आंसर है। 44वें की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रश्न कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। याद रखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 5 है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास जो है जिस अपभ्रंश से हुआ उसको हम लोग सौर सैनी के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? 47 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो 47वें का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी हिंदी का। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का दूसरा नाम है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। याद रखें, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी इसको बोला जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाएगी? 49वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन रहने देते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिएगा, सही आंसर है बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों उत्तराखंड समूह ग परीक्षा 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 50 क्वेश्चन में आप कितने सही किए हैं थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगर नहीं किए तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। कल जो है 2 वीडियो आपका हिंदी का मिलेगा और एक वीडियो हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो बीपीएससी टीआरई 2 का है उसको हम डाल दें। आप कौन सा ये है, देखिए हर प्रकार की क्वेश्चंस हमारे पास है। 6 to 8 है, 1 to 5 वाले भी है, 9 to 10 वाले, 11 to 12 वाले, सारे पेपर से आपको जो भी जानकारी हमको चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। शुक्रिया।